गुड इवनिंग एवरीवन। आई स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग। स्टार्ट करते हैं बच्चों। मैंने फॉर अ चेंज आज आप लोगों को परमिशन दे रखा है माइक ऑन करने का। ओके, तो सबसे पहले तो रेज हैंड कर दो, कौन करेगा डिस्कस आज। जल्दी बच्चों, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। सर आज फ्रिक्शन होगा ना आई गेस। नहीं, पहले वो पढ़ाऊंगा, क्या कहते हैं, जो भी होगा आपको डिस्कस करना है तो रेज हैंड करो बच्चों बस। कौन करेगा डिस्कस जल्दी। कोई भी नहीं है पूरे बैच में। कोई भी जिसके पीछे डिस्टरबेंस नहीं हो यार, मैं ऐसे पढ़ा नहीं सकता, मतलब बिल्कुल भी मजा नहीं आता ऐसे पढ़ाने में। जल्दी माइक ऑन करो यार बच्चे, जो भी डिस्कस करना चाहता हो, बॉयज में गर्ल्स में। ये कैसे पॉसिबल है, पूरे बैच में कोई नहीं है। अरे बच्चों आवाज नहीं आ रही क्या? अनन्या आप ही कर लो बच्चे। सर एक्चुअली आज मेरे नेट में प्रॉब्लम है तो बहुत बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, लास्ट क्लास में भी, तो आई एम नॉट श्योर। तो कोई और जो भी जिसके पीछे प्रॉब्लम ना हो डिस्टरबेंस की। दिशिता, आदित्य, whoever it is, I need one volunteer, that's it. मिल गया मुझे टॉपिक क्या पढ़ाना है, जल्दी करो यार बच्चे। कोई होगा, पूरे इतने सारे बच्चों में आप लोग क्या बैठे नहीं हो गए क्लास में? आप माइक वो मतलब कनेक्ट करके चले गए? हाँ अर्णव। यस सर। तो पहले अपन आज पढ़ेंगे स्ट्रिंग विद मास। ओके, अगर मास होगा तो क्या होगा? ओके, जस्ट 1 मिनट बच्चे, 1 मिनट के लिए मैं म्यूट कर रहा हूँ। हाँ अर्णव। यस सर। मैंने आपका माइक ऑफ कर दिया था क्या? नहीं सर, वो मैंने किया था, डिस्टरबेंस आ रहा होगा। मेरा माइक ऑफ था ना? हाँ सर। ओके, अब अपन पढ़ेंगे बच्चे स्ट्रिंग विद मास। तो बेसिकली जब मास आ जाता है तो हमारा टेंशन सेम क्यों हो रहा था? क्योंकि T इक्वल्स टू इवेंचुअली मास MA आ रहा था, मास 0 था, तो हर जगह टेंशन Yes. जो भी होता है वो सेम ही होता, राइट? यस सर। बट अब क्या है, मास आ गया है, तो मास आने की वजह से हर पॉइंट पे टेंशन जरूरी नहीं है सेम हो। ठीक है, इसमें Yes. सबसे पहला पॉइंट जो हमें ध्यान रखने वाला है वो पॉइंट ये है, यूनिफॉर्म स्ट्रिंग जब भी दे रखा हो, और हर केस में यूनिफॉर्म स्ट्रिंग ही दे रखा होगा, इसका मतलब क्या होता है? हर छोटे से छोटे एलिमेंट का मास सेम रहता है। ओके, यस सर। मतलब ये एक स्ट्रिंग दे रखी है जिसका मास m है, लेंथ l है, ठीक है, और हमें स्ट्रिंग दे रखी है यूनिफॉर्म। तो पहली चीज जो सबसे ऊपर क्या कहते हैं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट होती है वो होती है
फिजिक्स में स्ट्रिंग को वन डायमेंशनल लेते हैं, मतलब उसकी थिकनेस नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ उसकी लेंथ होती है, जब तक कहा नहीं जाए। ओके, यस सर। अब अगर यूनिफॉर्म स्ट्रिंग दे रखा है तो क्योंकि वन डायमेंशनल स्ट्रिंग है तो मास जो भी होगा वो कहाँ पे होगा, उसकी लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, थिकनेस तो है ही नहीं, हाँ सर। राइट। तो एल यस। लेंथ का मास कितना है, एम है, तो 1 यूनिट लेंथ का मास कितना आ जाएगा बच्चे, m/l। m/l। और ये जो m/l है ना, ये कांस्टेंट होगा किसके लिए, यूनिफॉर्म स्ट्रिंग के लिए, बिकॉज वहां कह रखा है यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब हर छोटे से छोटे एलिमेंट का मास सेम है, तो 1 यूनिट यस लेंथ का सर। कितना है, m/l, तो वो कांस्टेंट आ जाएगा। समझ में आई बात? इस चीज को हम कहते हैं सर। लीनियर मास डेंसिटी भी। ओके, हाँ सर। क्लियर है? हाँ सर। जो भी बच्चे कॉपी कर रहे हैं रेज हैंड कर लो बच्चों। सर आप लास्ट क्लास के भी नोट्स भेजने वाले थे। नहीं भेजे थे क्या बच्चे मैंने? मैं एक बार अलाइन करके भेज दूंगा आज के लेक्चर के एंड में, ठीक है? जल्दी जल्दी कॉपी करना बच्चों। सर ऐसा भी कोई केस होगा क्या जहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग को यूनिफॉर्म स्ट्रिंग नहीं मानेंगे? नहीं, ओके सर। सेंटर ऑफ मास में अपन आगे जाके पढ़ेंगे, बट हमारे केस में सब जगह यूनिफॉर्म ही रहेगा। ओके सर। हाँ, नेक्स्ट पेज नोट डाउन कर लो बच्चों।
भूमि बच्चे, आपका माइक ऑन है? सॉरी सर। ओके, अमर्त्य हो गया क्या बच्चे? अर्णव माइक ऑन करो। हाँ सर। अब हमसे पूछा है फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग एट पॉइंट्स ए बी सी एंड डी। ये डी है, ये सी है, ये बी है और ये ए है, और ये मास m1 है, लटका हुआ है। ओके, यस क्या सर। गिवन है? यूनिफॉर्म स्ट्रिंग है जिसका मास m है, लेंथ l है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है और ये m1 लटका हुआ है। तो सबसे पहले मास पर यूनिट लेंथ कितना होता है बच्चे? m/l, जो कि कांस्टेंट होगा, करेक्ट? यस सर। सी पॉइंट की लेंथ ऊपर से l/4, बी की l/2 और ऊपर से ए की 3l/4 दे रखी है। तो जब मैं ए पॉइंट की बात करूंगा, जब ए पॉइंट पे टेंशन देखना है, तो ऊपर टेंशन लग रहा है TA, राइट? नीचे Yes. कितना मास लटका हुआ है ये देखना पड़ेगा। नीचे मास लटका हुआ है m1 और l/4 स्ट्रिंग भी लटकी हुई है, क्योंकि टोटल लेंथ l है और ऊपर की लेंथ 3l/4 है, तो नीचे की लेंथ कितनी होगी? L/4. तो नीचे लेंथ कितनी है? l/4। तो नीचे कितना मास हो गया? l/4 का मास, जिसको ma कह रहा हूं, प्लस m1। क्या ये बात समझ में आई? हाँ सर। नीचे का क्यों लगाया? क्योंकि जब ए पॉइंट पे देखूंगा तो ऊपर खींचेगी स्ट्रिंग, और नीचे जो भी होगा वो टोटल मास हो जाएगा। रेस्ट पर है तो ऊपर का टेंशन और नीचे का m टोटल g इक्वल हो जाएंगे, राइट? यस सर। तो देखते जाना क्या हो रहा है। मास ऑफ ए निकालने के लिए लैम्डा इंटू l/4, यस सर। मास पर यूनिट लेंथ है ना, और l/4 लेंथ बिलो है, तो मास ऑफ ए कितना हो गया? m/l इंटू l/4, हाँ सर। राइट? m/4 आ गया। तो अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो ऊपर तो क्या लग रहा है TA, और नीचे कितना मास है? m/4 और m1 प्लस mag। रेस्ट पर है मतलब ऊपर और नीचे के फोर्सेस इक्वल है, तो TA की वैल्यू कितनी आ गई? m1g प्लस mag, दैट इज m1 प्लस m/4g। समझा क्या? हाँ सर। क्लियर है? तो मैंने मतलब सिर्फ रो को ए और पॉइंट से, उसकी दोनों। क्योंकि ऊपर जो टेंशन है वो नीचे वाले ऑब्जेक्ट्स को लटका के रख रहा है ना, और रेस्ट पर है तो ऊपर और नीचे के फोर्सेस इक्वल है, राइट? यस सर। ये पेज नोट डाउन करो, ठीक है? ये पेज नोट डाउन करेंगे, मैंने सिर्फ ए पर बताया, बी और सी पे आप लोग निकालोगे।
दिशिता मार्क्स थोड़ी निकालना है बच्चे, टेंशन निकालना है सबका। प्रॉपर्ली नोट डाउन करो पहले तो ये दोनों पेज और फिर सॉल्व करना। ओके गिरीश आपने रेज हैंड कर रखा है बच्चे, अभी भी बचा हुआ है क्या? इतना टाइम मत लो बच्चे। नेक्स्ट पेज नोट डाउन करो। बच्चे जो भी नोट डाउन कर रहे हैं रेज हैंड कर लो। बी और सी पॉइंट पे टेंशन निकालना है, बी सी डी पर।
दिव्यान वेटिंग फॉर यू। ये पेज कॉपी हो गया। बी पॉइंट का आंसर आया क्या? बी पॉइंट पे टेंशन कितना होगा? हाँ सर आया। कितना आया? m1 + m/2 g। वेरी गुड। क्योंकि अब यहाँ पे ये मास तो m/2 होगा और ये m1 होगा, तो ऊपर और जो फिर वो टेंशन 3/4 टीबी होगा और 0 से। तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे? अंडर माइकॉन करो, एट बी के ऊपर टेंशन टीबी लग रहा है, नीचे लेंथ हाँ, कितना सर। लटका हुआ है? l/2। यस सर। l/2 का मास निकालना है तो लैम्डा इंटू l/2, m/l इंटू l/2 है ना। तो mb कितना आ गया? m/2 आ गया, हाँ सर। है ना। अगर mb m/2 आ गया तो टोटल मास हो गया m1g प्लस mbg। यस सर। m1g प्लस mbg विल बी इक्वल टू टेंशन, ऊपर और नीचे के फोर्सेस क्योंकि रेस्ट पर है, m1 प्लस m/2g। सी पर देखेंगे तो नीचे जो लेंथ लटकी हुई है वो 3l/4 है, m/l इंटू 3l/4 दैट इज mc। mc की वैल्यू हो गई 3m/4, तो नीचे मास हो गया m1g प्लस mcg दैट इज ऊपर की फोर्स tc इज इक्वल टू m1 प्लस mc इंटू g, m1 प्लस 3m/4 इंटू g। समझा क्या? हाँ सर। और डी पर अगर हम देखेंगे तो ऊपर टेंशन TD, नीचे लेंथ L, m/l इंटू L इज md, पूरा का पूरा मास ही लटका हुआ है, तो टेंशन एट डी इज m1g प्लस mg। समझा क्या? यस सर। करो नोट डाउन। अनन्या कुछ बोलना है? बस कॉपी करना है बच्चे। सर राइटिंग। बच्चों प्लीज रेज हैंड करके रखना जो भी कॉपी कर रहे हो, फिर मैं किसी का रेज हैंड नहीं दिखेगा, मैं आगे जाऊंगा तो आप कहते रहोगे सर पीछे वाला पेज। सचिन सलोनी, हर्षल वेटिंग फॉर यू। नेक्स्ट, जो भी बच्चे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं रेज हैंड कर लो बच्चों।
टेक दिस एज अ टेस्ट। आपके पास 2 मिनट है। यहाँ पे मेरी वॉच में 7:01 दिख रहा है, 7:04 तक का टाइम है आपके पास। 2 से 2.5 मिनट है आपके पास। ओके बच्चों, टाइम अप। लोअर योर हैंड एवरीवन। अर्णव माइक ऑन करो बच्चे। सर एक्चुअली मेरे यहाँ पावर कट हो गया है। कोई और बच्चा करना चाहेगा डिस्कस? यस सर। अनन्या, क्या दे रखा है? यूनिफॉर्म स्ट्रिंग ऑफ मास m एंड लेंथ l इज गिवन। टेंशन पूछा है पॉइंट A पर, ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, हाँ सर। फोर्स F लगाया राइट में। अब जो mg होता है तो वर्टिकल में लगता है ना बच्चे? हाँ। तो अगर इसका मास है भी तो भी वो कहाँ लगने वाला है? वर्टिकल में। अब ये तो रेस्ट पर है, ये स्ट्रिंग भी रेस्ट पर है, राइट? यस। तो एक्सेलरेशन 0 होगा। अब एक्सेलरेशन 0 होगा, m1 मास के लिए राइट में फोर्स F है, लेफ्ट में क्या है? टेंशन T। तो T इक्वल्स टू F हो गया बिकॉज m1 इज एट रेस्ट। यस। यही चीज अगर मैं B पॉइंट पे देखूंगा तो उसके लेफ्ट और राइट के फोर्सेस इक्वल होंगे। हाँ सर। लेफ्ट में टेंशन T, सॉरी राइट में टेंशन T, लेफ्ट में TB। तो TB की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? टेंशन T के। सेम वे में A पर भी TB और TA इक्वल आ जाएंगे रेस्ट पे होने की वजह से। तो TA इक्वल्स टू TB इक्वल्स टू T इक्वल्स टू F आ गया। हाँ सर। यहाँ पे mg का इफेक्ट क्यों नहीं आया? क्योंकि mg कहाँ लग रहा था? वर्टिकल में। और ये ऑब्जेक्ट किस पे था? रेस्ट पे था। तो सारे लेफ्ट राइट के फोर्सेस इक्वल होने चाहिए। समझा क्या? तो हर पॉइंट पे ऐसे केस में टेंशन सेम हो जाएगा। दो
स्ट्रिंग हैज मास, बस स्टिल टेंशन सेम हो पा रहा है, क्यों? रेस्ट पर है, तो उस एक्सीलरेट। वजह से अपने आप निकल के आ रहा है, समझा? हाँ सर। जो भी बच्चों को कॉपी करना है जल्दी नोट डाउन करो। सर हम्म, सर तो इससे पहले वाले जो क्वेश्चन में हमने लाइक वो 1/m+1/4 m वाला क्वेश्चन में, उसमें भी तो m1 मूव रेस्ट पे था। बच्चे बट वहां M1 कहाँ लग रहा था? आप माइक ऑफ कर दोगे तो मैं क्या ही बताऊंगा। सर बताइए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि M1 वहां पे लगता कहाँ है? वहां वर्टिकल में थी ना स्ट्रिंग, तो टेंशन वर्टिकल में लग रहा था, तो मास का इफेक्ट था। दिमाग लगाना पड़ेगा ना, यहाँ पे स्ट्रिंग कहाँ है? हॉरिजॉन्टल में ना, यस सर। वैसा। सर तो हॉरिजॉन्टल में अगर रेस्ट में है तो फिर लाइक टेंशन फिर भी सेम है। दिमाग लगाना, याद मत करना, मैं पहले ही बता रहा हूँ। ओके, अनन्या माइक ऑन करना बच्चे। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। सर क्या ऑब्जेक्ट्स रेस्ट पे है कि मोशन में है? ये तो आपको दिमाग लगाना है ना, स्मूथ सरफेस दे रखा है, ओके ये सर। सब तो आपको सोचना है।
लास्ट 1 मिनट। ओके अनन्या, माइक ऑन करना बच्चे। यस सर। यहाँ पे स्मूथ सरफेस दे रखा है और फोर्स लगा रहा हूँ, हाँ सर। तो फोर्स लगा रहा हूँ तो ये ऑब्जेक्ट तो मूव करेंगे एज अ सिस्टम, यस। करेक्ट। स्ट्रिंग भी पार्ट होगा सिस्टम का। हाँ सर। m1 plus string plus m2 will form a system. m1 plus string plus m2 will form a system. This is the net external force, क्योंकि टेंशन इंटरनल फोर्स हो जाएगा, सिस्टम का ही पार्ट है। तो हाँ। एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम कितना होगा? f सिस्टम बाय m सिस्टम, f अपॉन m1 plus m2 plus m। समझा क्या? यस सर। एक्सेलरेशन आएगा। अब एक्सेलरेशन आएगा तो टेंशन सेम नहीं रहेगा, पहले केस में तो रेस्ट पे था। तो अगर ए पॉइंट पे निकालना है, तो ए पॉइंट पे क्या दे रखा है? राइट एंड से l/3 स्ट्रिंग की लेंथ है, तो लेफ्ट में कितना लेंथ होगा? 2l/3। हाँ सर। अब राइट में जो भी टेंशन होगा वो पूरे पीछे वाले मास को खींचेगा आगे, हाँ। और ये एक्सेलरेट भी कर रहा है। यस। तो आगे क्या है? मास इतना, इसका मास कितना होगा? 2l/3 का मास होगा m/l इंटू 2l/3, दैट इज 2m/3। समझा क्या? यस सर। टेंशन एट ए कितना होगा? जो भी मास को वो खींच रहा है मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। तो कितने मास को खींच रहा है? m1 प्लस ma, दैट इज m1 प्लस 2m/3 इंटू a की जगह डालूंगा ये। समझा क्या? यस सर, समझा। प्रीवियस केस और इस केस में फर्क क्या है? ये रेस्ट पे नहीं है, तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा आगे खींचेगा टेंशन हाँ। बाय ए से, राइट। यस। एक्सेलरेशन आएगा। सेम वे में बी पर भी होगा, यस। राइट। हाँ सर। नोट डाउन करो, फिर अपन आगे देखते हैं। अनन्या, हो गया ये वाला पेज बच्चे? यस सर। नेक्स्ट पेज नोट डाउन करो। वी पे टेंशन निकालना है हमें।
सर एक डाउट है हम्म, सर, यहाँ पे हम क्या M2 को A पीछे खींच रहा है, इस व्यू से हम लोग क्या टेंशन निकाल सकते हैं A पे? बिल्कुल निकाल सकते हो। ओके सर यही, थैंक यू। तो आपको क्या देखना पड़ेगा फिर, यहाँ पे फोर्स लगेगा F, यहाँ लगेगा TA, F माइनस TA इज इक्वल टू वॉट? M2 प्लस M2 प्लस M/3। M/3 A। Okay. ओके सर। ओके, अनन्या बी पॉइंट पे निकल जाए तो बता देना। ओके सर। गिरीश, आपके पास माइक ऑन करने की फैसिलिटी है तो फिर आप मैसेज क्यों कर रहे हो विदाउट रेजिंग द हैंड? मैं चैट बॉक्स देखता ही नहीं जब तक बच्चों का रेज हैंड नहीं होता है। मेरे सामने 4 विंडोज ओपन है, मेरा टैब है, लैपटॉप पे 3 विंडोज है, तो रेज हैंड तो कर सकते हो ना बच्चे, डिस्टरबेंस है तो भी। सर आ माइक गया। ऑन करो गिरीश एक बार। कोई बात नहीं, डिस्टरबेंस है तो भी माइक ऑन करो बच्चे। सर आप अभी कुछ एक्सप्लेन कर रहे थे ना, वो जस्ट वो बता सकते मैं हैं ये आप? कह रहा हूँ, उस बच्चे ने कहा कि हम इधर से भी निकाल सकते हैं क्या, टेंशन है ऐसे। मैंने कहा हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं, बट उसके लिए फिर इक्वेशंस अलग लिखनी पड़ेंगी। ये F ऐसा हो जाएगा, इस पूरे गोल वाले को वो खींचेगा आगे। F माइनस टेंशन, इस पूरे का मास होगा M2 प्लस M/3 इंटू A। ये बोला था मैंने गिरीश। माइक ऑफ कर लिया, फिर किसको पढ़ा रहा हूँ भगवान ही जानता है। मैं यस सर, गॉट आई इट। गेट वेरी इरिटेटेड। क्या कर रहे हो बच्चे, माइक ऑफ करके किस लिए पढ़ रहे हो क्लास में आप? माइक तो ऑन रखना चाहिए ना डिस्कशन के टाइम पे। यस सर। अनन्या यहाँ तक क्लियर है बच्चे? हाँ सर। टेंशन एट बी आपने निकाला तो चेक करें। हाँ टेंशन एट बी निकालने का एक तरीका तो यह है कि इसको खींचेगा यहाँ पर आगे टीबी, राइट? यस। तो टीबी कितना आ जाएगा? M1 प्लस ये मास कितना होगा? M/4 M/4 इंटू F A की जगह बाय लिख दूं F बाय M1 M1 प्लस प्लस M2 प्लस M। M। ये आया क्या? यस सर। ये अगर आंसर आ गया, जिन भी बच्चों को लिखना चाहते हैं ये लिख लो। मेरे नोट्स में अलग से लिखा हुआ नहीं है, तो आई एम वेटिंग फॉर यू। प्लीज रेज योर हैंड जब तक आप लिख रहे हो। और यहाँ पे आपका स्ट्रिंग विद मास कंप्लीट होता है। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे स्प्रिंग फोर्स। कोई बच्चा लिख रहा है तो आई रिक्वेस्ट यू टू रेज योर हैंड प्लीज। आई कैन नॉट सी एनी हैंड्स, दैट मीन हर्षिल।
ओके, तो अनन्या यहाँ तक सॉर्टेड है, क्लियर है अच्छे से? यस सर, क्लियर है। अब अपन आज स्प्रिंग फोर्स पढ़ेंगे, ठीक है, और कल और परसों के लेक्चर में अपन फ्रिक्शन पढ़ेंगे। ओके, ओके सर। और मैं आपके बैच के अकॉर्डिंग नोट्स को है ना अलाइन करके आज भेज दूंगा। मैं एक चीज सोच रहा हूँ, आप लोगों को नोट्स भेज दूं, आप कॉपी घर पे कर लेना, टाइम लग रहा है उसमें, फॉर दीज 2 लेक्चर्स ओनली, कल का और परसों का। मैं आज पूरा सर भेज नहीं देता तो हूँ आपको। फिर ऐसे कर सकते हैं कि सर मतलब कि आप पहले ही नोट्स भेज दो, मतलब मैं क्लास। वही तो कह रहा हूँ, सुनो ना, मैंने वही बोला कि मैं आज आपको पूरे नोट्स भेज देता हूँ इस चैप्टर के, और आप है ना कॉपी करके रख लेना, कल और परसों का कॉपी करके रख लो, फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, चलेगा? हाँ सर ठीक है। इस चैप्टर के लिए, ठीक है। तो अपन पढ़ेंगे अब स्प्रिंग फोर्स, पैरेलल और वो है, वो तो हमारे काम करें। तो अभी तक अनन्या हमने कौन कौन से फोर्सेस पढ़े? सर एक ग्रेविटेशनल फोर्स, एक Very कॉन्टैक्ट good. फोर्स जिसमें हमने नॉर्मल फोर्स पढ़ा, वेरी एंड गुड। फ्रिक्शन आगे पढ़ेंगे, एंड सर एक और हमने टेंशन फोर्स पढ़ा। टेंशन पढ़ा, नॉर्मल रिएक्शन पढ़ा, ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा, सूडो फोर्स पढ़ा, हाँ सर। है ना? 4 फोर्सेस पढ़ लिए। 5वां पढ़ा रहा हूं, दैट इज स्प्रिंग फोर्स। आइडियल स्प्रिंग स्ट्रिंग की तरह होती है, मासलेस। स्प्रिंग और स्ट्रिंग सिमिलर होती हैं, मासलेस होती है। वी विल ऑलवेज कंसिडर स्प्रिंग टू बी मासलेस अनलेस अदरवाइज स्टेटेड। जब तक कहा नहीं जाए तब तक मासलेस ही कंसिडर करेंगे। ओके, यस सर। स्प्रिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू elongation और compression in the spring। जो भी स्प्रिंग फोर्स होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? कितना हमने खींचा या कितना हमने कंप्रेस किया उसके प्रोपोर्शनल होता है। जहां पे elongation या फिर compression आर मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू इट्स नेचुरल लेंथ। नेचुरल लेंथ के रिस्पेक्ट में हम मेजर करते हैं। एज इन, ये मेरी एक स्प्रिंग है, ये इसकी नेचुरल लेंथ है। ओके, तो इसको हमने खींचा, ठीक है, यस। तो कितना elongation x आया, या इसको मैंने दबा दिया तो कितना कंप्रेशन आया, x आया। किसके रिस्पेक्ट में आया? नेचुरल। नेचुरल लेंथ के। नेचुरल लेंथ के रिस्पेक्ट में इधर elongation दिख रहा है और इधर कंप्रेशन दिख रहा है, समझा? हाँ सर। स्प्रिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जैसा अभी आपको बताया, elongation या कंप्रेशन के। तो यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स आ जाता है माइनस के एक्स वेक्टर। के स्प्रिंग कांस्टेंट, माइनस साइन इसलिए आया, स्प्रिंग फोर्स हमेशा इलोंगेशन या कंप्रेशन के अपोजिट होता है। इलोंगेशन होगा तो जैसे स्प्रिंग को छोड़ूंगा स्प्रिंग किधर जाएगी? पीछे जाएगी। यस सर। कंप्रेशन होगा तो जैसे स्प्रिंग को छोड़ूंगा आगे जाएगी। हाँ। तो स्प्रिंग फोर्स इलोंगेशन के अपोजिट दिख रहा है, कंप्रेशन के अपोजिट दिख रहा है। कंप्रेशन इधर है तो फोर्स राइट में है, इलोंगेशन राइट में है तो स्प्रिंग फोर्स लेफ्ट में। समझा क्या? हाँ सर। ओके, स्प्रिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है बच्चे? k टाइम्स x। क्लियर है? यस सर। ओके, करो नोट डाउन, या चलो मैं एक बार ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये नेचुरल लेंथ था, खींचा x से राइटवर्ड्स, तो स्प्रिंग फोर्स किधर लग रहा है? लेफ्टवर्ड्स। ठीक है, कंप्रेस किया x डैश से, तो स्प्रिंग फोर्स किधर लग रहा है? राइट। राइटवर्ड्स। कंप्रेशन लेफ्टवर्ड्स है तो अकॉर्डिंग। ओके, इन Yes. केस ऑफ हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग equilibrium position is at natural length। ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में कहां पे रहेगा? नेचुरल लेंथ पे रहेगा। इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा, इक्विलिब्रियम में है ना, राइट लेफ्ट में। चलो जल्दी नोट डाउन करो बच्चों। सर आप बोले थे क्या नोट्स में डायरेक्ट भेजना है? सॉरी, तो अभी लिख रहे हो या फिर क्या कर रहे हो? बाद में लिखोगे? उसके बाद आज भी तो बाद में लिखेंगे। बाद में लिख लोगे? चलो हाँ सर। ठीक है। वर्टिकल स्प्रिंग में क्या होगा?
वर्टिकल स्प्रिंग में ये वर्टिकल है स्प्रिंग, अब कोई मास लटका नहीं रखा तो इसकी नेचुरल लेंथ ये हो जाएगी। यस सर, बट जैसे ही मास लटकाऊंगा इलोंगेशन। इलोंगेशन होगा। क्यों होगा? क्योंकि नीचे mg लगेगा। हाँ सर। तो एक इलोंगेशन x नॉट आया तो स्प्रिंग फोर्स कितना आ गया? kx नॉट। अगर ये रेस्ट पे इक्विलिब्रियम पे है तो इक्विलिब्रियम पोजीशन और नेचुरल लेंथ अलग अलग हो गई बच्चे। प्रीवियस केस में नहीं था ऐसा, नेचुरल लेंथ और इक्विलिब्रियम पोजीशन सेम थी, क्योंकि प्रीवियस केस में mg का कोई इफेक्ट नहीं था, बिकॉज स्प्रिंग वाज हॉरिजॉन्टल, राइट। यस। वर्टिकल में आते ही फर्क आ गया, समझा क्या? हाँ सर। ओके अब मैं इसको और फर्दर खींच दूंगा इक्विलिब्रियम पोजीशन से x1 से, तो स्प्रिंग फोर्स कितना हो जाएगा? k x1 plus x नॉट elongated further from equilibrium position। समझा क्या? सर हम लोग को मतलब नेचुरल लेंथ ऐड भी नहीं करना है। क्यों करना है? elongation तो उसके रिस्पेक्ट में है ना। हाँ सर। आज आपकी हाइट 5 फीट 5 इंच है, एक साल बाद आपकी हाइट 5 फीट 6 इंच हो गई, तो कितनी हाइट बढ़ी? स्टार्टिंग से 0 से काउंट करेंगे या फिर 0.1? तो नेचुरल लेंथ से काउंट करते हैं। समझ में आई बात? हाँ सर। ओके क्योंकि नेचुरल लेंथ तक तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा ना, तो हाँ। उसको उस लेंथ को काउंट करने का कोई पॉइंट ही नहीं है। ओके सर। ओके तो केस सी जो है, यहां पर नीचे लग रहा है mg, ऊपर लग रहा है एफ स्प्रिंग, ये ठीक है। तो इसका एफबीडी बना रखा है मैंने अलग से, नीचे लग रहा है mg, ऊपर लग रहा है एफ स्प्रिंग, kx नॉट प्लस kx1। केस 2 में जो केस बी है, mg और kx नॉट इक्वल है, इक्विलिब्रियम पोजीशन थी तो, यस। करेक्ट। तो इसको अगर मैं यहाँ पे डालूंगा इस इक्वेशन में, तो एफ नेट इन केस 3 कितना आएगा? नेट फोर्स एफ स्प्रिंग माइनस mg, kx नॉट प्लस x1 माइनस mg, mg की जगह डाल दूंगा kx नॉट, हाँ। और उसको ब्रैकेट ओपन कर लिया तो नेट फोर्स कितना आ गया? kx1 आ गया, यस सर। विच इज m इंटू a कितना आ गया? kx1 बाय m आ गया, यस सर। डायरेक्टेड अपवर्ड्स। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, एक्सेलरेशन x के प्रोपोर्शनल आ गया। हाँ सर। x के प्रोपोर्शनल आ गया मतलब ये एक्सेलरेशन क्या है? वेरिएबल है, तो आप इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ जनरल पॉइंट बता रखा है, इन केस ऑफ वर्टिकल स्प्रिंग कनेक्टेड विद एन ऑब्जेक्ट ऑफ mass m, natural length position is different from equilibrium position. Spring constant is property of spring, जो k है ना वो स्प्रिंग की प्रॉपर्टी होता है। ओके यस सर। सेम मटेरियल के लिए जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। इसको मैं प्रूव करूंगा आगे जाके, एक चैप्टर आता है इलास्टिसिटी, वहां पर। अभी के लिए डायरेक्टली स्टेट कर दिया है। तो k अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू l है तो kl कांस्टेंट हो जाएगा, तो k1l1 इक्वल्स टू k2l2 लिख सकता हूं। we'll understand this concept in chapter elasticity. Right now we have to learn this. Okay? फिर 2 कौन सा है? अभी क्या होगा मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन में एक स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है। यस। अब आपको क्वेश्चन में बोला जाएगा हमने स्प्रिंग को आधा काट दिया या 1/4 इसकी स्प्रिंग काट दी, तो नया स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा? तो नया स्प्रिंग कांस्टेंट k2 हो गया। समझा? हाँ सर। नई लेंथ भी चेंज हो गई ना, तो वही बता रहा हूँ। दैट इज इफ स्प्रिंग इज कट इनटू 2 हाफ, then its spring constant becomes twice. कैसे? k1 l1, अब हाफ में कन्वर्ट कर दिया तो l2 कितना हो गया? l1 by 2 इक्वल्स टू k2 into k2, राइट? उसको सॉल्व करेंगे तो 2k1 इक्वल्स टू k2 आ गया। समझा क्या? हाँ सर समझ गया। क्लियर है? यस सर। क्वेश्चन सॉल्व करोगे क्या या मैं बताऊं पहला वाला क्वेश्चन? चलो हम लोग ट्राई कर लेते हैं। चलो ट्राई करो बच्चे।
आंसर ए ऑप्शन आ रहा है। अनन्या करेंगे डिस्कस? हाँ सर। चलो अब मैं स्प्रिंग फोर्सेस के बारे में कुछ चीजें आपको और बता रहा हूँ। क्या दे रखा है अनन्या? A block of mass 2 kg is hanging with two identical massless springs as shown in figure. The acceleration of block just at the moment right spring breaks. तो अब देखते जाना, जैसे ही राइट वाली को काटूंगा इसका एक्सेलरेशन पूछा है। ओके हाँ सर। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट वाली को काटा तो उस इंस्टेंस पे लेफ्ट वाली लगेगी, रहेगी स्प्रिंग? यस ऑन? राइट वाले को कट किया तो लेफ्ट वाली स्प्रिंग वहीं पे रहेगी या वो भी गायब हो जाएगी? रहेगी वहीं पे। वहीं पे रहेगी। स्प्रिंग फोर्स सडनली चेंज नहीं होता, तो अगर लेफ्ट वाली वहीं रहेगी तो लेफ्ट वाला फोर्स वहीं पे रहेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? हाँ सर। आइडियल स्प्रिंग्स है तो लेफ्ट राइट का स्प्रिंग कांस्टेंट सेम है, इनिशियली इक्विलिब्रियम में है। यस सर। 2 kg, इधर स्प्रिंग फोर्स लग रहा है F1, इधर लग रहा है F2। एंगल दे रखे ये 30 और ये 30, यस। तो ऑल्टरनेट एंगल से ये भी 30 हो जाएंगे, तो इधर F2 cos 30 आ जाएगा, इधर F1 cos 30 आ जाएगा। लेफ्ट और राइट के फोर्सेस कैंसिल आउट हो जाएंगे। यस इक्विलिब्रियम। ऊपर कितने आ जाएंगे? F1 sin 30 प्लस F2 sin 30, राइट? यस। और नीचे क्या है? mg, दैट इज 2g। तो इक्विलिब्रियम इंप्लाइज लेफ्ट राइट के फोर्सेस इक्वल है, दोनों आइडेंटिकल स्प्रिंग थी तो k1 k2 इक्वल थे, तो x1 x2 इक्वल आ गए, लेट इट बी इक्वल टू x। ऊपर क्या है? F1 sin 30 प्लस F2 sin 30, नीचे क्या है? 2g, तो kx1 sin 30 is 1/2 प्लस kx2 sin 30 is 1/2 इक्वल टू 2g। यस। तो kx/2 प्लस kx/2 इज इक्वल टू 2g, तो kx की वैल्यू 2g आ जाएगी। यस। ये kx आ गया क्योंकि मुझे लेफ्ट स्प्रिंग का फोर्स तो निकालना था ना। नाउ जब मैंने राइट स्प्रिंग को कट कर दिया या ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे F स्प्रिंग तो लग रहा है F1, kx जिसकी वैल्यू कितनी है? 2g है। हाँ नीचे सर। कितना लग रहा है लड़की? 2g। हाँ सर। ये एंगल अभी भी 30 है, तो इधर कितना आएगा? kx cos 30, 2g cos 30, g√3। ऊपर कितना आएगा? kx sin 30, 2g sin 30, g। तो अब देखते जाना, ऊपर g था नीचे 2g था, तो नेट कितना आ गया? नीचे 2g माइनस g आ जाएगा, जी यस सर। और राइट में कितना आ जाएगा? g√3, करेक्ट? तो Yes. नेट फोर्स बीच में आएगा कहीं पर, √fx² प्लस fy², यस सर। g√3 का स्क्वायर प्लस g का स्क्वायर, सॉल्व करेंगे तो 2g आ जाएगा। एफ नेट कितना आ गया? 2g/m दैट इज 2, तो g आ गया। समझा क्या? हाँ सर समझिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने वाला क्या है? स्प्रिंग फोर्स डजंट चेंज immediately, it will take time to change. Like in above question या example, as right spring is cut, left spring will act initially in its original direction where it was acting. समझा क्या? यस सर। ये एक मेजर डिफरेंस है अनन्या, किसके बीच में? टेंशन फोर्स और स्प्रिंग फोर्स। This is different from tension force due to string. If in above example strings are considered instead of spring, and if right string is cut, then at in that instance tension in left भी 0 हो जाता, क्योंकि वो स्ट्रिंग ढीली हो जाती। स्ट्रिंग फोर्स कब लगता है? जब तक वो टाइट रहता है। यस सर। ठीक है, तो स्ट्रिंग फोर्स और स्प्रिंग फोर्स में एक मेजर फर्क है। स्प्रिंग फोर्स सडनली चेंज नहीं होता, स्ट्रिंग फोर्स सडनली चेंज हो जाता है। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। ओके, दिमाग लगाओ, अच्छा क्वेश्चन है।
दिशिता सही है, आदित्य सही है, अनन्या माइक ऑन करो बच्चे। यस सर। क्या दे रखा है हमें? 2 masses of 5 kg and 10 kg respectively are connected by a massless spring as shown in figure. A force of 60 Newton acts on 10 kg. At the instance shown, the 10 kg mass has acceleration 5. इसका acceleration कितना है? 5 है। इस इंस्टेंस पे 5 kg का acceleration पूछा है। तो ये 10 kg ऑब्जेक्ट है, इस पे Yes. 60 न्यूटन पीछे स्प्रिंग लगेगा और acceleration कितना दे देगा? 5। F net कितना होगा? 60 minus F spring is ma. 60 minus F spring is 10 into 5. स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू 10 न्यूटन आ गई। अब 5 kg पे तो आगे सिर्फ स्प्रिंग फोर्स ही लग रहा है ना, मासलेस स्प्रिंग में तो स्प्रिंग फोर्स सेम रहता है। यस। तो कितना आएगा? एफ नेट इज 10 न्यूटन विच इज m5 into a5, तो ये 2 आ जाएगा। समझा क्या? यस सर। किसी बच्चे को कोई डाउट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व करो बच्चों, रेज हैंड कर लो जो भी सॉल्व कर रहे हैं। सर जो ए और बी के बीच में वो भी स्प्रिंग है। वो स्प्रिंग है बच्चे, स्प्रिंग घूमकर है, स्ट्रिंग स्ट्रेट लाइन है, STRING स्ट्रिंग है वो, ठीक है। ओके सर। I'm moving out of my chair for 1 minute. I'll let you know once I'm back.
अनन्या माइक ऑन करो बच्चे. Yes, sir. The system shown is in equilibrium. Find the ratio of acceleration of block A and B at the instant when the spring is cut between ceiling and A. यहाँ ये वाली spring काट दी. All the blocks have equal mass and springs are ideal. Initially, when they are in equilibrium, since A and B have spring between them, hence we can take them as a part of same system. सर और पाँव का concept ले सकते हैं हाँ सर. equilibrium में. तो C पे नीचे क्या लग रहा है? mg. ऊपर क्या लग रहा है? kx2. इक्विलिब्रियम में तो kx2 की वैल्यू कितनी आ गई? mg. A और B पे देखेंगे तो नीचे लग रहा है kx2 plus 2mg और ऊपर क्या लग रहा है? KX1. kx1. तो kx1 कितना आ गया? kx2 plus 2mg. तो when spring between A and ceiling is cut, kx1 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा. बट kx2 तो अभी भी रहेगा. Right? Now A and B are connected by a string. तो सर और पाँव के कॉन्सेप्ट के हिसाब से A और B का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा. Yes, same. जैसे इसको काट दिया तो ये दोनों नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेंगे हाँ सर. और एक्सेलरेशन सेम होगा. तो अगर हमसे पूछा है रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन तो आंसर 1 आ जाएगा. समझा क्या? Yes, sir. क्लियर है क्या पॉइंट? श्रवण Yes. बोलो, आपने रेज हैंड कर रखा है, कोई डाउट है? नो सर. सर बोलो. सर अगर रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड सी पूछा है तो क्या करें? सी का एक्सेलरेशन तो 0, क्योंकि kx2 अभी भी लग रहा है. यस सर. राइट. फिर 0 कैसे हो जाएगा उसका एक्सेलरेशन? आप बताओ कितना लगेगा? सर मेरे को एक डाउट है. एक मिनट रुकना. अनन्या, हाँ सर. सी पे तो पर kx2 लग ही रहा है ना अभी भी. हाँ सर. 0 तो हुआ नहीं है अभी. बता, स्प्रिंग फोर्स को चेंज होने में टाइम लगता है. यस सर. यस सर. बोलो दिव्यांग. सर जब कट कर देंगे तब भी उसको मतलब एकदम से इंस्टेंटेनियसली 0 हो जाएगा ना, जिसको कट किया है स्प्रिंग को. ये कट किया है हाँ तो ये 0 हो जाएगा. इंस्टेंटेनियसली 0 हो जाएगा. ये 0 हो जाएगा, बट ये तो रहेगा. हाँ वो तो तो रहेगा. ये तो दोनों को खींचेगा साथ में. हाँ. राइट. तो सर जो मतलब जो स्प्रिंग है, जो ऊपर जो kx1 जो नहीं, ये ऊपर वाला kx1 है ना, 0 हो गया ये. हाँ तो हाँ ये 0 हो गया. बट नीचे वाला जितना भी सिस्टम है वो तो उसको खींच रहा है ना, उसको कंटिन्यू. बिल्कुल खींच रहा है. नीचे लग रहा है kx2 plus 2mg, बट खींचेगा हाँ. साथ में. हाँ हाँ क्योंकि Right? स्प्रिंग से अटैच है, एक्सेलरेशन सेम बिल्कुल है. सही, बिल्कुल सही. समझा? हाँ. अनन्या, यस सर. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. ये कर लिया तो हमारा स्प्रिंग फोर्स कंप्लीट हो जाएगा. इसको अपन करते हैं, टाइम निकालो और सॉल्व करो. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. पैरेलल और सीरीज वाले फंडे अपन अभी के लिए हैं, वो अपन आगे पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास में, वर्क ओके. पार एनर्जी में. दादा सॉल्व करो बच्चों. 5 से 7 मिनट ले सकते हो. दिस इज अ गुड क्वेश्चन. सॉल्व करो. मिनट के लिए अपनी चेयर से उठ रहा हूँ बच्चों. आई लेट यू नो वंस आई एम बैक.
मार तो नहीं क्या हुआ? डिस्कस करें क्या बच्चों? या आप लोग सॉल्व कर रहे हो? प्लीज रिप्लाई. Discuss. Okay. Divyan and Adit, please lower your hand. Okay. एक मिनट बच्चे. हाँ नन्या, क्या दे रखा है? The system shown in figure is in equilibrium. Find acceleration of block A, B, and C. All equal masses m at that instant when the spring between ceiling and A is cut. इस वाले को काट दिया, जो भी क्वेश्चन था. Yes, sir. जब स्ट्रिंग को काट दिया बी और सी के, जब स्प्रिंग को काट दिया, और इन सब के लिए हमें टेंशन भी फिगर आउट करना है. ठीक है? Yes, sir. तो सबसे पहले इनिशियल इक्विलिब्रियम में ऊपर kx1, राइट? हाँ सर. है ना? नीचे टेंशन प्लस mg, Yes. इधर ऊपर टेंशन प्लस नीचे kx2 प्लस mg, क्योंकि टेंशन भी फिगर आउट करना है ना. और सी पे ऊपर kx2 और नीचे mg. तो kx2 किसके इक्वल mg equilibrium. है ना? अगर ये आ गया तो यहाँ डाल दूंगा 2mg किसके इक्वल t के, हाँ. और t 2mg के इक्वल, तो kx1 3mg के इक्वल, राइट? Yes, yes. ओके. स्प्रिंग बिटवीन सीलिंग एंड ए इज कट, मतलब kx1 गायब कर दिया, kx2 तो अभी भी रहेगा, Yes. राइट? Yes, sir. Spring between B and C will still pull B downwards. Tension will not become zero because B will pull string and subsequently A is pulled. तो ऐसे केस में A और B के बीच में क्योंकि स्ट्रिंग है, तो टाइट स्ट्रिंग है, तो एक्सेलरेशन ऑफ A और B क्या रहेगा? सेम रहेगा, या फिर उनको हम सिस्टम की तरह ले सकते हैं. Yes, sir. सवाल पाओ का कॉन्सेप्ट. टेंशन चेंज हो जाएगा क्योंकि टेंशन इमीडिएटली चेंज हो जाता है. कितना होगा हमें नहीं पता, इसलिए मैंने नया टेंशन T1 लिखा है, T नहीं लिखा, राइट? Yes, sir. बट समझा. हमें ये पता, हमें टेंशन थोड़ी निकालना है, हमें तो क्या निकालना है? एक्सेलरेशन निकालना है ना. पहले एक्सेलरेशन निकाल लेते, फिर टेंशन भी निकाल लेंगे. तो इसको सिस्टम लिया, नीचे mg लगा, नीचे kx2 लगा, और नीचे mg लगा, करेक्ट? Yes, sir. c का एक्सेलरेशन तो 0 है क्योंकि kx2 अभी भी mg के इक्वल है. हाँ सर. एक a और b का निकाल लेते हैं. a प्लस बी इज अ सिस्टम. टेंशन तो इंटरनल फोर्स हो गया, तो उसको काउंट ही मत करो. नीचे mg लग रहा है, नीचे mg लग रहा है, नीचे kx2 लग रहा है. kx2 की वैल्यू कितनी है अभी भी? mg. एफ नेट कितना हो गया? 3mg. Yes. मास ऑफ सिस्टम a और b दोनों ले रहे हैं ना, तो बच्चे यहाँ गलती m लिख देते हैं. m नहीं होगा, ये 2m होगा, m प्लस m, Okay. राइट? हाँ सर. तो एक्सेलरेशन ऑफ a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू 3g/2 आ जाएगा. क्या ये बात समझ में आई? Yes, sir. These all are very good questions जो मैंने इसी क्वेश्चन में पूछे हुए. अब टेंशन निकालना है तो इंडिविजुअल एफबीडी बना लो, ए या बी का. ए का बना लो, नीचे mg लग रहा है, नीचे t1 लग रहा है, और एक्सेलरेशन कितना है? 3g/2. राइट? एफ नेट कितना आ गया? mg प्लस t1, दैट इज इक्वल टू m इंटू a. mg प्लस t1 इज m इंटू 3g/2, राइट? Yes, sir. तो t1 कितना आ जाएगा? mg/2 आ जाएगा. हाँ सर. तो टेंशन चेंज हो गया. इनिशियली टेंशन कुछ और आ रहा था. इनिशियली टेंशन कितना आ रहा था? 2mg आ रहा था इक्विलिब्रियम में होने के कारण. Yes, sir. बट जैसे स्प्रिंग काटी, टेंशन Change. चेंज होके mg/2 आ गया. सेकंड केस में हमने क्या किया? मैं इसको हटा रहा हूँ. स्ट्रिंग बिटवीन a एंड b इज कट.
तो स्ट्रिंग को काट दिया तो भाई kx1 तो अभी भी 3 mg रहेगा, हाँ उसमें तो चेंज आया नहीं। नीचे अभी भी mg लग रहा है बट टेंशन गायब हो गया, तो नेट फोर्स कितना हो गया 3 mg माइनस mg, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ए। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए 2g अपवर्ड्स आ गया। हाँ सर। बी पर देखते हैं, ऊपर टेंशन गायब हो गया बट नीचे क्या लग रहा है mg प्लस kx2, 2 तो mg। नेट फोर्स 2 mg हो गया। हाँ सर। तो इसका एक्सेलरेशन 2g आ गया डाउनवर्ड्स, दोनों के एक्सेलरेशन के डायरेक्शन चेंज हो गए। यस सर। सी बेचारा अभी भी कह रहा है कि यार मैं तो रेस्ट पर ही हूँ, मेरे पे जो फोर्सेज है कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि अभी हमने उसमें कहीं कट किया ही नहीं है कुछ भी, स्प्रिंग था, स्प्रिंग लगता रहेगा, समझा। यस सर। लास्ट केस क्या है, स्प्रिंग बिटवीन बी एंड सी। बी एंड सी इज कट। ऊपर क्या लग रहा है kx2। kx2, नीचे क्या लग रहा है mg। अब kx2 को ही गायब कर दिया तो अब c का एक्सेलरेशन आएगा mg बाय m जी डाउनवर्ड्स। जी, समझा। यस सर। अब b और c तो सॉरी a और b तो सिस्टम की तरह ऊपर जाएंगे क्योंकि बीच में स्ट्रिंग लग रही है, तो ऊपर 3 mg राइट, यस सर। नीचे a पर mg और बीच में टेंशन जो भी है वो कॉमन रहेगा, b पे नीचे mg और नीचे kx2 तो 0 हो चुका है, दे विल बी ट्रीटेड टुगेदर एज अ सिस्टम। एज सिस्टम कितना है ऊपर 3 mg और नीचे कितना है 2 mg, तो नेट सिस्टम का मास इनटू एक्सेलरेशन इज mg, सिस्टम का मास 2m है ए सिस्टम, तो b और a का एक्सेलरेशन कितना गया g/2, किधर ऊपर। टेंशन निकालने के लिए क्या करूं, इंडिविजुअल एफबीडी बना दूं, b पे ऊपर टेंशन, नीचे mg और ऊपर एक्सेलरेशन b पे, तो T3 माइनस mg m इंटू ए, तो T3 की वैल्यू आ गई 3mg/2। समझा क्या? यस सर। यहाँ तक आपका स्प्रिंग फोर्स कंप्लीट होता है। फास्ट तो नहीं गया ना बच्चे? नहीं सर समझ गया। अच्छे से समझ में आया? हाँ सर। वी हाफ टाइम तो एक बेसिक आइडिया तो दे दो फ्रिक्शन का, हाँ सर। राइट। बहुत मजा आएगा फ्रिक्शन पढ़ने में। हमारी लाइफ के जितने भी कॉन्सेप्ट हिले हुए हैं ना, एक्चुअली आप लोगों को बहुत गलत सलत चीजें पता है, तो उसको अपन क्लियर करेंगे अच्छे से। अभी मेरे पास टाइम है तो अपन डिस्कशन करते हैं। मुझे एक बात बताओ अनन्या, फ्रिक्शन क्या काम करता है आपके दिमाग में जो चीज है, और जो भी बच्चा डिस्कस करना चाहता है प्लीज रेज योर हैंड। हाँ दर्शिल बोलो। सर फ्रिक्शन इज लाइक अ फोर्स जो मोशन को रेजिस्ट करता है। मोशन को रेजिस्ट करता है, ये सबसे गलत कॉन्सेप्ट है। हाँ सर, क्योंकि कार में फ्रिक्शन हमें हेल्प करती है आगे जाने। नहीं, कार में क्या, बहुत जगह हेल्प करती है। ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है दरअसल, माइक ऑन करना, कि फ्रिक्शन मोशन को रेजिस्ट करता है। मोशन को रेजिस्ट नहीं करता, वो रिलेटिव मोशन को रेजिस्ट करता है। दरअसल मैं एक सिनेरियो आपको देता हूं। हाँ। आप घर पर किचन में गए, आपने आपकी प्लेट लगाई खाने की, ठीक है, यहाँ पे चपाती रखी और इस प्लेट को पकड़कर आप एक कमरे से दूसरे कमरे में आ गए, करेक्ट? हाँ। तो जब एक कमरे से, किचन से निकल के दूसरे कमरे में आए, आपने पकड़ किसको रखा है? प्लेट को पकड़ रखा है या चपाती को भी पकड़ रखा है? प्लेट को पकड़ रखा है। आपने प्लेट को पकड़ रखा है तो प्लेट आगे जानी चाहिए आपके साथ। चपाती पे तो आपने कोई फोर्स नहीं लगा रखा। हाँ। बट चपाती फिर भी आगे जाती है। क्या ये चपाती प्लेट से गिर के वहीं पे गिर जाती है क्या किचन में, या प्लेट के साथ आगे आती है? साथ में। तो ऐसा क्यों हो रहा है? आपने फोर्स तो लगाया नहीं, चपाती पे लगाया क्या? नहीं। तो फिर बट ऐसा हो गया ना कि जैसे चपाती और प्लेट हमारा एक सिस्टम हो गया, और फिर वो मतलब इनर्शिया ऑफ मोशन में आ गया दोनों। तो इनर्शिया ऑफ मोशन में आया, तो इनर्शिया ऑफ मोशन में क्यों आया ये भी तो बताना पड़ेगा ना अनन्या। इनर्शिया ऑफ मोशन आपने एक बहुत बड़ा वर्ड तो बोल दिया, बट मोशन में आने के लिए कोई फोर्स तो लगना पड़ेगा। चपाती पर, प्लेट पे तो लगाया आपने हाथ से जो फोर्स लगाया, बट चपाती पे इनर्शिया ऑफ मोशन में क्यों आएगा? यस। समझ में आई बात? yes. तो वो होता है मोशन। एक्चुअली फ्रिक्शन, ये गलत कॉन्सेप्ट है कि फ्रिक्शन मोशन को रोकता है, नहीं, वो रिलेटिव मोशन को रोकता है। तो हो क्या रहा था यहाँ पर
एक मिनट, हाँ वो क्या रहा था, आपने जब चपाती सॉरी प्लेट को पकड़ा तो प्लेट आगे जा रही है। यस सर। तो चपाती और प्लेट के बीच का फ्रिक्शन एक्टिवेट हो गया। उसने कहा कि यार ये प्लेट आगे जा रही है और चपाती ऊपर ही रखी है, तो इनके बीच में अगर प्लेट आगे निकल गई तो रिलेटिव मोशन हो जाएगा। हाँ। तो वो क्या करेगा, रिलेटिव मोशन को रोकेगा। रोकेगा मतलब वो कहेगा चपाती मैं तुझ पे फोर्स लगा रहा हूं, तो साथ में जा, ताकि रिलेटिव मोशन ना हो। समझ में आई बात? तो चपाती का मोशन किसकी वजह से हो रहा है? फ्रिक्शन की वजह से हो रहा है। सर अगर प्लेट एकदम ज्यादा स्मूथ होती तो चपाती गिर जाती। आप देखते हो ना, बहुत स्पीड में भागते तो चपाती खिसक जाती है बहुत बार। हाँ सर। क्योंकि व्हाट यू आर अप्लाइंग वो फ्रिक्शन उतना प्रोवाइड ही नहीं करा पा रहा। तो अब अपन इससे स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, मतलब लास्ट फोर्स को, दैट इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या काम करता है? इट्स अ कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन का भाई है। इट opposes relative motion, not motion, relative motion between two surfaces in contact। जो भी दो सरफेसेस कांटेक्ट में हैं उनके रिलेटिव मोशन को रोकेगा। उस प्रोसेस में किसी को मूव करा देगा और किसी को मूव करने से रोकेगा। समझ में आई बात? यस सर। फ्रिक्शन एक बहुत ही खराब फोर्स है। ये क्या करता है? ये सेल्फ एडजस्टिंग है। वो अपनी मर्जी से वैल्यू भी चेंज करता है, डायरेक्शन भी चेंज करता है। अभी तक एक भी फोर्स ऐसा नहीं आया था हमारा, विद इन द क्वेश्चन ही चेंज कर लेगा ये अपने आप को। जो तो कैसे सेल्फ एडजस्टिंग है, कौन सा सेल्फ एडजस्टिंग है वो पढ़ा रहा हूं। फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, जो रेस्ट पर है ऑब्जेक्ट, उस फ्रिक्शन पे, उस ऑब्जेक्ट पे लगने वाले फ्रिक्शन को हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। तो फ्रिक्शन तो कुछ होना ही नहीं चाहिए, मतलब सुनो 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 ना, मेरी बात तो सुनो, मुझे पढ़ाने का मौका तो दो। मैंने ये बोला कि जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है उस पे जो फ्रिक्शन लग रहा है वो कौन सा फ्रिक्शन है? स्टैटिक फ्रिक्शन। जैसे आपका नाम अनन्या है, ऐसे रुके हुए ऑब्जेक्ट पे लगने वाले फ्रिक्शन का नाम दे दिया हमने, उसका नामकरण कर दिया है स्टैटिक फ्रिक्शन। आपका कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करता हूं। आप ये कह रहे हो कि फ्रिक्शन नहीं लगना चाहिए। आप कमरे में टेबल चेयर पे बैठे हो। यस सर। मान लो आपके सामने एक पानी की बोतल रखी हुई है भरी हुई। अब आप उस पे बहुत स्लाइटली धक्का दो, फोर्स लगाओ सर। बहुत तो मूव तो नहीं कर रहा। बच्चे मैं आपको कैमरा ऑन करके दिखाता हूं। अनन्या कैमरा ऑन हो गया? यस सर। ये सामने बॉटल दिख रही है? हाँ सर। अब मैंने इस पे फिंगर से पुश किया, मूव तो नहीं कर रही। नहीं सर। और फोर्स लगाया, नहीं कर रही। बट ज्यादा फोर्स लगाया तो मूव करने लग गई। अब इधर देखना, जब मैंने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया तो मूव तो नहीं कर रही। नहीं सर। तो हॉरिजॉन्टल में रेस्ट पे क्यों है? आपने इधर की तरफ फोर्स लगाया, हाँ। तो पीछे की तरफ कोई फोर्स लग रहा होगा। हाँ सर। तभी तो रेस्ट पर है। यस सर। तो रेस्ट पे भी फ्रिक्शन लगता है क्या? हाँ सर। समझा? यस सर। सर हाँ बच्चे बोलो। सर तो जब हम एक वॉल को धक्का देते हैं तो फिर वो हिलती नहीं है, वो फ्रिक्शन के कारण है क्या? वो हिलती नहीं क्योंकि उस पे बहुत सारे फोर्सेस हैं, रेजिस्टेंस फोर्सेस। ठीक है, वो दूसरे ऑब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है, बहुत सारी चीजें हैं। बट अगर आप फ्रिज है, फ्रिज को हिलाना है, मूव करना है एक जगह से दूसरी जगह, तो आप क्या करते हो? धक्का देते हो। थोड़ा धक्का देते हो तो नहीं मूव करता, बट बहुत ज्यादा फोर्स लगाते हो तो मूव कर जाता है। तो रेस्ट पे लगने वाले फ्रिक्शन को हम क्या कहते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन। मैंने ये बताया। समझ में आई बात?
यस सर। मैंने कहा था ये सेल्फ एडजस्टिंग है। दिस स्टैटिक फ्रिक्शन, ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ना, ये सबसे खराब है। ये वेरी करता है बिटवीन अ मिनिमम वैल्यू इक्वल टू 0 एंड अ मैक्सिमम वैल्यू, उसका नाम होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। ओके, मिनिमम से मैक्सिमम के बीच में वेरी करता है ये, उस फ्रिक्शन को हम लिमिटिंग फ्रिक्शन भी कहते हैं या फिर एफएस मैक्स से डिनोट करते हैं। ऐसा क्यों? मैंने अभी जो एग्जांपल दिया था बॉटल का, ये बॉटल है, मैंने यहाँ पे फोर्स लगाया F। अब इसकी वैल्यू अगर 0 है तो ऐसा थोड़ी, मतलब मान लो इसकी वैल्यू 5 है और ये रेस्ट पर है, तो फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यस। रोक के रख रहा है। अब मैं इस वैल्यू को हटाकर 1 कर देता हूं, तो फ्रिक्शन क्या हो रहा है? रेस्ट पर ही रहेगा, अभी भी 1 ही रहेगा। अब मैं इसको हटा के 0 कर देता हूं, तो ये कितना हो जाएगा? फ्रिक्शन 0 हो जाएगा। ऐसा थोड़ी कि फ्रिक्शन की वजह से ऑटोमेटिकली मूव करने लग जाएगा, हमने कोई फोर्स का मैग्नीट्यूड 0 कर रखा है। तो इस हिसाब से तो हमारे सामने जो टेबल पे मोबाइल पड़ा है या बॉटल पड़ी है तो ऑटोमेटिकली मूव कर जाती। तो इसीलिए ये ऑब्जर्व किया गया कि जब तक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहता है तब तक जो भी फ्रिक्शन लगता है उसे कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, और वो वेरी कर सकता है बिटवीन अ मिनिमम एंड अ मैक्सिमम वैल्यू। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। If object is at rest, friction is static friction, जिसकी वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन एफएस मैक्स से छोटी होगी और 0 से बड़ी होगी। ओके, यस सर। फ्रिक्शन नॉर्मल का भाई है, तो नॉर्मल पे डिपेंड करता है बिटवीन द सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। जिन दो सरफेस के बीच में फ्रिक्शन निकालना है उन दो सरफेस के बीच के नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंडेंसी आएगी। क्या डिपेंडेंसी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n and it is equal to mu times n, where mu is coefficient of friction. Okay, तो fs max हो जाएगा mu s times n, coefficient of static friction multiplied by normal reaction between the two surfaces in contact. क्या ये बात समझ में आई? यस सर। Frictional force acting on a moving object is known as kinetic friction. जो मूव करेगा ऑब्जेक्ट, उस पे जो भी फ्रिक्शन लगेगा उसे हम कहेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। इट इज अनलाइक स्टैटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या रहता है? फिक्स रहता है। ये बढ़िया प्यार से कोई वेरी नहीं कराता, चुपचाप फिक्स वैल्यू होती है, जिसकी वैल्यू होती है म्यू के टाइम्स एन। म्यू के इज कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, यस सर। एक्सपेरिमेंटली एक चीज ऑब्जर्व करी है, म्यू के की वैल्यू म्यू एस से या तो छोटी होगी या इक्वल होगी। क्वेश्चन में अगर एक ही म्यू दे रखा है तो म्यू के और म्यू एस इक्वल है, बट अगर दो म्यू दे रखे हैं तो म्यू एस बड़ा वाला म्यू एस होगा, छोटा वाला म्यू के होगा। ऐसा क्यों? मैं आपको इसका माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ले जाता हूँ। सरफेसेस कैसे होते हैं, आपको कितना भी प्लेन सरफेस दिखे, अगर मैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके सरफेस देखूंगा ना, तो उसमें ऐसे सरफेस जो होगा उसमें ऐसे टीथ बने होंगे। बेसिकली ये क्या है? रफ, बिल्कुल छोटे लेवल पे जाऊंगा। अब क्या होता है, जब ये ऑब्जेक्ट, जो भी बड़ा ऑब्जेक्ट था, ऐसे ग्राउंड पे रखा हुआ है, तो रेस्ट पे जब होगा ना, तो ग्राउंड के जो टीथ हैं वो इनके बीच में होंगे, तो यहाँ पे क्या होगा? लॉक लगा हुआ होगा। बट जब मूव कर रहा होगा तो वो जो टीथ होंगे ना, वो ग्राउंड के टीथ के ऊपर ही आ रहे होंगे, तो इजीली मूव कर जाएगा। इसीलिए म्यू के म्यू एस से छोटा होता है। क्या ये बात समझ में आई? हाँ सर। ये तो सिंपल याद कर सकते हैं हम। ओके, नेक्स्ट, वी रिक्वायर ग्रेटर, अच्छा इसको एक्सप्लेन करने के लिए, बिकॉज वी रिक्वायर ग्रेटर फोर्स टू मूव एन ऑब्जेक्ट एंड वंस द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन इट कैन बी एक्सेलरेटेड बाय अप्लाइंग स्मॉलर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। इसको आप प्रैक्टिकली घर पे ऑब्जर्व कर सकते हो। दिवाली आ रही है, घर पे मम्मी के साथ दिवाली की सफाई कराओ, फ्रिज को आप मूव कराने की कोशिश करो। जब आप फ्रिज को डिस्प्लेस करोगे इनिशियली तो आपको ज्यादा फोर्स लगेगी, बट एक बार मोशन में आ गया तो आपको लग रहा है कि यार कम फोर्स से भी मूव कर जाएगा। समझ में आ रही है बात?
Yes, sir. नेक्स्ट क्या दे रखा है? mu(s) and mu(k) are equal only when mu is given, single mu is given in the question. Else in real mu(s) is always greater than mu(k). समझा क्या? Yes, sir. एग्जाम्पल दे रखा है, फोर्स लगा रहा हूं, जी दे रखा है, 10 kg ऑब्जेक्ट है, 0.2 और 0.3 दे रखा है। क्योंकि mu(s) mu(k) से बड़ा होता है तो mu(s) 0.3 हो जाएगा, mu(k) 0.2 हो जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. The force applied by us is varying from 0। जो हमने F लगाया था वो 0 से वेरी कर रही है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 10 kg ऑब्जेक्ट पे नीचे क्या लग रहा है, 100 न्यूटन 10G। ऊपर क्या लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन N। हवा में उड़ेगा नहीं, जमीन को तोड़ के अंदर नहीं जाएगा, तो F net y 0 होगा। Yes. तो N minus 100 0, तो N की वैल्यू कितनी आ गई? 100 Newton. समझा? Yes, sir. F काइनेटिक कितना आएगा? 20 न्यूटन। Fs मैक्स कितना आएगा? 30 न्यूटन। करेक्ट? Yes, sir. अभी मूव करेगा या नहीं करेगा वो अलग चीज है, बट ये वैल्यूज इतनी इतनी आएंगी। क्या ये बात समझ में आई? हाँ सर। सर हम लोग ये कोएफिशिएंट्स मतलब कि कोई पर्टिकुलर मेथड होती है क्या निकालने की? नहीं नहीं, दे रखा होगा क्वेश्चन में। या बाकी चीजें दे रखी होंगी जिससे आप फ्रिक्शन निकाल सकते हो, फ्रिक्शन की हेल्प से mu(k) या mu(s) निकाल सकते हो। ओके? यस सर। मल्टीपल स्टार पॉइंट्स, कोई भी ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पर है, जो फ्रिज बड़ा सा रेस्ट पर है, उसको मोशन में लाने के लिए सबसे पहले हमें स्टैटिक फ्रिक्शन को ओवरकम करना पड़ेगा। रादर मुझे लिखना चाहिए लिमिटिंग फ्रिक्शन को ओवरकम करना पड़ेगा। ओके? यस सर। वी हैव टू ओवरकम लिमिटिंग फ्रिक्शन फर्स्ट। ओके? यस। तो जब हम लिमिटिंग फ्रिक्शन को ओवरकम करेंगे उसके बाद ही ऑब्जेक्ट मोशन में आएगा। फोर्स F लगाया, Fs मैक्स ये है, F काइनेटिक ये है, फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, नीचे 100 न्यूटन, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन। फ्रिक्शन विल एक्ट लेफ्टवर्ड्स as object tries to move rightwards. Now, magnitude of applied force is gradually increased from 0. तो जब 0 होगा तब फ्रिक्शन स्टैटिक है, और स्टैटिक की वैल्यू ऐसा नहीं 30 हो गई। अगर स्टैटिक की 30 हो गई तो फ्रिक्शन की वजह से मूव कर जाता बैठे बैठे अपने आप ही, जो कि हो नहीं रहा। हाँ सर। तो फ्रिक्शन कितना है? स्टैटिक फ्रिक्शन कह रहा है मैं बहुत खराब हूं, मैं तो वेरी कर सकता हूँ। तो वो कहेगा आपने 0 लगाया तो मैं भी 0 दूंगा, बिकॉज ऑब्जेक्ट विल नॉट मूव ऑन इट्स ओन। तो फ्रिक्शन कहेगा मेरी वैल्यू 0। फिर आपने कहा चलो मैं 10 न्यूटन लगाता हूँ, तो फ्रिक्शन कहेगा 10 लगाओगे, मैं 30 तक अपने आप को वेरी कर सकता हूँ। तो मैं 30 नहीं लगाऊंगा, मैं भी 10 लगाऊंगा, ताकि मैं आपको आपके मोशन को रोक सकूं, रिलेटिव मोशन को। 20 लगाओगे, फ्रिक्शन कहेगा ओके मैं 20 लगा देता हूँ। 25 लगाओगे, फ्रिक्शन कहेगा मैं 25 लगा देता हूँ। 25 पे ऐसा नहीं मूव करने लग जाएगा। आप ये मत सोचना कि 25 लगाया तो काइनेटिक से तो बड़ा हो गया ना, नहीं, अभी तक मोशन में नहीं आया था। बिकॉज टू कम इनटू मोशन ऑब्जेक्ट हैज टू फर्स्ट ओवरकम लिमिटिंग फ्रिक्शन, राइट? यस सर। तो जब 30 लगाया तो फ्रिक्शन क्या आएगा, मैं अपने आप को मैक्सिमाइज कर रहा हूं कितने पर? 30 न्यूटन पर। ठीक है? ऑब्जेक्ट वाज नॉट मूविंग, हेंस static friction will act and it can maximize its value to 30 न्यूटन। इसके बाद अगर हमने वैल्यू बढ़ाई, इन अबव केसेस वी कैन सी दैट पहली चीज स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्ट कर रहा है, इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन अप्लाइड फोर्स। और इसके बाद अगर मैंने वैल्यू बढ़ा के 35 कर दी तो फ्रिक्शन कहेगा आप मूव करो, मेरी कैपेसिटी के बाहर है अब आपको रोकना। तो वो अपने आप चुपचाप अपनी वैल्यू को फिक्स कर लेगा काइनेटिक फ्रिक्शन पे, जिसका आएगा 20, क्योंकि हमारा 30 Fs मैक्स से बड़ा था, तो ऑब्जेक्ट विल स्टार्ट मूविंग। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। और मूव करेगा तो एक्सेलरेशन भी लगेगा।
35 minus 20 that is the net force by 10, तो 1.5 आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? यस सर। अच्छे से समझ में आया? ओके। समराइज कर देता हूं बच्चे। फॉर ऑब्जेक्ट एट रेस्ट फ्रिक्शन विल बी स्टैटिक, मैग्नीट्यूड ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स, कितना अप्लाई कर रहा हूं उस पर डिपेंड करेगा। फॉर ऑब्जेक्ट इन मोशन फ्रिक्शन विल बी काइनेटिक, जो कि कांस्टेंट होगा। एफ काइनेटिक या तो एफ एस मैक्स से छोटा है या मैक्सिमम इक्वल हो सकता है। समझा? यस सर। अगर इनका ग्राफ बनाएंगे जहां पे म्यू एस और म्यू के इक्वल नहीं है अप्लाइड फोर्स के साथ, तो 0 से अप्लाई करोगे तो फ्रिक्शन अपने आप को इंक्रीज करेगा। कहां तक? एफ एस मैक्स तक। और जैसे ही एफ एस मैक्स क्रॉस कर दिया फ्रिक्शन अपने आप को क्या करेगा? कांस्टेंट कर देगा। किस पे? एफ काइनेटिक पे। समझा? ये ओपन डॉट और क्लोज डॉट का फंडा समझा देता हूं। यहां पर क्लोज डॉट है और यहाँ पे ओपन डॉट है, तो जब एफ की वैल्यू एफ एस मैक्स के इक्वल है तो फ्रिक्शन ये है, ओपन डॉट वाली वैल्यू नहीं है। बट जैसे ही एफ एस मैक्स से बड़ा हुआ है यहाँ पर फ्रिक्शन की वैल्यू काइनेटिक फ्रिक्शन के इक्वल आ जाएगी। समझा क्या? हाँ सर। किसी बच्चे को कोई डाउट? सर मेरे को एक डाउट है। बोलो। वो थियरी में डाउट है सर। जब हम लोग चलते हैं तो हम लोग पीछे फोर्स लगाते हैं तभी हम आगे चलते हैं, राइट? फ्रिक्शन की वजह से। तो हम अब चल रहे हैं, हम मोशन में, तो अभी स्टैटिक फ्रिक्शन तो नहीं लग रहा है, अभी काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है। किसने कहा आपको? एक मिनट, जब आप चल रहे हो, हाँ, आपका पाँव जमीन के साथ चिपका हुआ है क्या? हाँ, जमीन के साथ है चिपका हुआ। मतलब जमीन के रिस्पेक्ट में आप रेस्ट पर हो या मोशन में हो? रेस्ट पर हूँ। तो कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है? तो स्टैटिक लग रहा है। ठीक है, समझा? ठीक है सर। बट फिर स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है तो हमारा पैर वहीं पे अटक जाना चाहिए ना सर, वो पीछे क्यों आ पा रहा है फिर? जब आप चलते हो तो आपके पाँव पीछे ही रह जाते हैं, बॉडी आगे जाती है, फिर आप पाँव उठा लेते हो। आपने देखा है बर्फ पे चलते तो लोग मुंह के बल गिरते हैं या पीठ के बल गिरते हैं? जो भी बच्चा श्रवण बीच में बोला था तो जवाब तो दो, भाग गया। यस सर। हाँ सर, मैं हूँ। किसका गर्लफ्रेंड का फोन आ गया था क्या श्रवण? नो सर। तो फिर बॉयफ्रेंड का? नो सर। तो माइक क्यों ऑफ कर लिया? डर गया। किससे? सर आप जो एग्जांपल बोल रहे हो वो मतलब समझ में नहीं आया था सर, उसी से कभी। ये आदमी है, बर्फ में चलेगा तो यू हैव अ टेंडेंसी टू फॉल फॉरवर्ड। आप जब चलते हो तो आपका पाँव तो पीछे रह गया, आपने पाँव उठाया, राइट? यस सर। तो आपके पाँव तो पीछे रह गया, तो बॉडी क्या कर रही है? आगे टॉपल कर रही है। यस सर। समझ में आ रही है बात? यस सर। दिव्यांग, क्लियर है क्या आपको कॉन्सेप्ट? हाँ सर, समझ गया। अनन्या? यस सर। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। मैं ये बता रहा था, अगर म्यू एस और म्यू के इक्वल होंगे तो ग्राफ सिंपल बन जाएगा ऐसे, रेस्ट में और फिर मोशन में। कोई डाउट? नो सर। सर आपने क्लोज डॉट और ओपन डॉट का क्या बताया था? क्लोज डॉट का मतलब होता है क्लोज डॉट पे वो वैल्यू होती है, ओपन डॉट पे वो वाली वैल्यू नहीं होती। मतलब जब वैल्यू एफ है तो रेस्ट पे, तो यहाँ पे दो फ्रिक्शन हो सकते हैं, एफ एस मैक्स और एफ के। तो जो क्लोज डॉट वाली वैल्यू लेंगे मतलब एफ एस मैक्स लेंगे, एफ के वाली नहीं लेंगे, राइट? और ऐसा होता भी है। 30 न्यूटन पे फ्रिक्शन एफ एस मैक्स के इक्वल आ रहा था, राइट? अनन्या? यस सर। सर? हाँ सर बोलो। सर वो वापस एक्सप्लेन कर सकते हैं? वो जब आइस पे चलते तो हम लोग मुंह पे गिरते थे, वो समझाइए। आपने पाँव उठाया? हाँ, उठाया। अब यहाँ पे लगने वाला फ्रिक्शन इनफ है ही नहीं कि इसको पाँव को
फ्रिक्शन प्रोवाइड करा सके। तो आप तो आगे जाने की कोशिश कर रहे हो इस पाँव से, तो बॉडी के पास तो स्विंग है आगे का, बट फ्रिक्शन है ही नहीं आइस पर, तो फिसल जाएगा पाँव। सर मतलब रोलर स्केट्स जैसा। ठीक है। रोलर स्केट्स अलग चीज है, रोलर स्केट्स में रोलिंग अलग तरीके से होती है, वो अलग चीज है, ठीक है। वो रोलिंग फ्रिक्शन जो भी होता है वो सर्कुलर मोशन, उसमें रोटेशन में पढ़ेंगे अपन। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? यस सर। हाँ सर। अभी आपके पास आधे से पौन घंटे में कैसे क्या क्या पढ़ना है लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन में, वो पूरे नोट्स 1 घंटे के अंदर, कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बिफोर टेस्ट, वो सारी चीजें 1 घंटे के अंदर आ जाएगी, ठीक है? ओके सर। है ना? कल 6:30 to 9:30 लेक्चर है। कल आप लोगों का एक ही लेक्चर है ना पूरे दिन में? हाँ सर। इसलिए मैंने 3 घंटे का लेक्चर रखा है, चलेगा ना? सर सुबह का है? सुबह 6:30 बजे कौन पढ़ाएगा भैया आपको? नहीं सर, मैं एक्चुअली 4 बजे जाग जाता हूँ। आप 4 बजे जाग जाते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि दुनिया 4 बजे जाग जाती है, राइट? सर डिपेंडिंग 6:30 to 9:30 की जगह 5:30 to 8:30 हो सकता है। यस सर। 5:30 to 8:30, ठीक है। तो 4:30 to 6:30 या 7:30। अभी फिर आप धीरे धीरे खिसकाते जाओगे, ऊपर ले जाओगे, बाकी बच्चे कहेंगे सर हम भी तो बैठे हैं, माना कि हम क्लास में कुछ बोलते नहीं है। फिर उन लोग ने व्हाट्सएप पे भी 5:30 वाले ही बोला था। चलो 5:30 रख लेंगे। ठीक है सर। वैसे मुझे एक जनरल आइडिया दो, लॉज ऑफ मोशन पढ़ने में मजा तो आ रहा होगा, इंटरेस्टिंग है काफी। यस। तो जब क्वेश्चंस बन रहे हैं तब इंटरेस्टिंग है, जब क्वेश्चंस नहीं बन रहे तब क्वेश्चन तो नहीं बनेंगे आपसे, क्वेश्चन बन जाएंगे तो बात ही क्या है? बट जनरली पढ़ने में तो काइनेमैटिक्स में एक फिक्स चीजें था सर, उसी में हम लोग काम कर रहे थे। क्वेश्चंस कुछ भी आ सकता था, बट हम लोग को एक सेट इसी से बन रहा है सर। हम लोग ऐसा अपना दिमाग आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की जरूरत नहीं थी सर। तो फिजिक्स पढ़ रहे हो, कोई हिस्ट्री पढ़ रहे हो या बायो पढ़ रहे हो? फिजिक्स पढ़ रहे हो भाई, देयर इज अ रीजन फिजिक्स इज इम्पोर्टेंट। हाँ बोलो। इसमें जब क्वेश्चन करते हैं सोचते कुछ और है, होता कुछ और हो जाता है। हाँ सर। इसीलिए ये जो मैं नोट लिखवाता हूँ ना, स्टार पॉइंट्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं पॉइंट्स। अभी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में क्रिकेट का एक एग्जांपल दूंगा, एक क्वेश्चन है ये टेबल, इसको मैं क्रिकेट के एग्जांपल से समझाऊंगा, तो आपको लाइफ के फंडे ही अलग हो जाएंगे कि हाँ यार ऐसा हो रहा है। एंड वंस यू आर डन विद दिस चैप्टर ना, तो एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन आएगा कि हाँ यार ऐसी चीजें थी जो हम किस एंगल से सोचते थे और एक्चुअली फिजिक्स में हो क्या रहा है। वी आर डूइंग दिस डे इन डे आउट, रेगुलर लाइफ में अनन्या हम रोज देख रहे हैं। हाँ सर। आई स्टार्टेड विद एन एग्जांपल ऑफ चपाती प्लेट में लेके, या आप किचन में जाते हो, प्लेट में चपाती रखते हो, अपने रूम में आके खाना खाते हो, या आप डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खाते हो, वॉट एवर इट इज, बट वो चपाती पे हमने कभी फोर्स नहीं लगाया था और हमने सोचा भी नहीं है चपाती आगे क्यों जा रही है। और हमारे दिमाग में आया कि यार इनर्शिया है, बट इनर्शिया उसका चेंज कैसे हुआ? आपने पॉइंट बिल्कुल कहा कि सही कहा कि उसका इनर्शिया ऑफ मोशन हो गया, बट इनर्शिया ऑफ मोशन में लाने के लिए कोई फोर्स तो लगेगा ना। हाँ सर। तो हमने उस बारे में कभी सोचा ही नहीं। तो दिस इज हाउ, मतलब एनएलएम इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। एनीवेज, बीइंग अ फिजिक्स फैकल्टी मुझे तो लगने ही वाला है, और बीइंग अ स्टूडेंट आप लोगों को तो परेशानी होने ही वाली है, बट ठीक है। सर एक और बात मेरे को पूछने का है। बोलो। तो अगर मतलब कोई, जैसा अभी आपने बोला कि रिलेटिव है ना अपना फ्रिक्शन, हाँ दोनों, अच्छा दोनों रिलेटिव है ना, स्टैटिक भी और वो वाला भी काइनेटिक भी? बिल्कुल। हाँ, तो फिर जब मतलब दो बॉडीज अगर एक दूसरे के, मतलब एक अगर आगे चल रही है तो एक के रिस्पेक्ट में तो वो दूसरा वाला बॉडी आगे चल रहा है, और दूसरे के रिस्पेक्ट में मुझे एक बात बताओ, एयरपोर्ट पे गए हो कभी? हाँ सर गए। या मॉल में एस्केलेटर पे तो खड़े होंगे? हाँ सर। एयरपोर्ट में ना मूविंग फ्लोर भी होते हैं, मूविंग वाला एस्केलेटर भी होता है। हाँ प्लेन रहता है, राइट। दोनों आगे जाते हैं क्या उसमें दिव्यान? एक आगे रहता है, एक पीछे। एक आगे एक पीछे नहीं, दोनों ही आगे जाते हैं। आप उसके रिस्पेक्ट में थोड़ा सा ज्यादा जाते हो, बट दोनों आगे जाते हैं, राइट? हाँ सर। तो फंडा क्या है, दोनों आगे जा सकते हैं, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में एक आगे जाएगा एक पीछे जाएगा, बट
एक्चुअली दोनों आगे जा सकते हैं। क्या ये बात समझ में आई? हाँ सर, नहीं मेरे को एक्चुअली सर पूछना था कि फ्रिक्शन मतलब दोनों बॉडीज के ऊपर लग रहा है ना, मतलब एक बॉडी के लिए वो रोक रहा है, दोनों बॉडी का मोशन रोक रहा है ना फ्रिक्शन? नहीं नहीं, दोनों का नहीं रोक रहा है, एक को मोशन करवाएगा और एक को रोकेगा। न्यूटन का थर्ड लॉ लगेगा। अगर मुझ पे अच्छा, उसने हाँ, आगे दो फ्रिक्शन equal लगाया तो नीचे वाले पे पीछे लगेगा। इक्वल मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन पीछे, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन। ओके, हाँ सर समझ गया। यस सर। चलो, so that's it for today guys. Bye bye, good night बच्चों। थैंक यू सर।